नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस की इस कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक और टॉपिक जिसका नाम है शक्ति संतुलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे शक्ति संतुलन। विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्धारक तत्व राष्ट्रीय शक्ति है। विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय शक्ति के स्वतंत्र प्रयोग को प्रतिबंधित तथा सीमित किया जाए। इसलिए प्राचीन काल में शक्ति संतुलन के सिद्धांत का प्रयोग किया जा रहा है। मार्टिन राइट के अनुसार यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथासंभव मूलभूत नियम है। फिर पामर और पार्किंस कहते हैं यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधारभूत सिद्धांत है। मॉर्गन्तो के मतानुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामान्य सामाजिक सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। अब हम राष्ट्रीय शक्ति की बात करें तो विद्यार्थियों, एक और कुछ विचारक शक्ति की राजनीति पर आधारित होने के कारण इसकी आलोचना करते हैं, जबकि दूसरी ओर यथार्थवादियों के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूलभूत सिद्धांत है। यद्यपि यूनानी नगर राज्यों के आपसी संबंध में भी इस सिद्धांत के तत्व मिलते हैं, लेकिन 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक इस सिद्धांत का प्रयोग अधिक किया गया। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इस सिद्धांत का महत्व वर्तमान में भी कम नहीं हुआ है। शक्ति संतुलन का अर्थ के संबंध में विचारकों में एकमत नहीं है। स्लाइसर के शब्दों में इसके इतने अधिक अर्थ है कि यह अपने आप में एक अर्थहीन हो गया है। हास के मतानुसार इसका प्रयोग व्याख्या, प्रचार, विश्लेषणात्मक मान्यता तथा एक उपचार के रूप में किया जाता रहा है। फिर रिचर्ड काब्डेन के शब्दों में शक्ति संतुलन एक विभिन्न उलझन भरा शब्द है जो केवल भ्रमात्मक मिथ्या सत्य ही नहीं वरन एक अव्यक्त व्यवस्था का परिचायक है जिसकी कभी स्थापना नहीं की जा सकती। फिर कुछ विचारकों ने इसकी परिभाषाएं अलग अलग अपने हिसाब से दी है। जैसे सिल्चर के शब्दों में शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। मॉर्गन्तो के अनुसार शक्ति संतुलन उस वास्तविक स्थिति की ओर इशारा करता है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के मध्य शक्ति का वितरण करीब करीब समान हो। सिडनी वर्बा के शब्दों में शक्ति संतुलन का अर्थ है राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों की शक्ति न्यायपूर्ण तुल्य भारिता जो किसी राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र पर अपनी इच्छा लादने से रोक सके। तो यह कुछ शक्ति की परिभाषाएं। विद्वान शक्ति संतुलन के विभिन्न प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं और अपनी परिभाषा में इसका विभिन्न प्रकार से अर्थ प्रकट करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं शक्ति संतुलन की कुछ विशेषताएं। इन विशेषताओं में पहला है संतुलन। शक्ति संतुलन का अर्थ है संतुलन जो बदलते राजनीतिक ढांचों तथा शक्ति संबंधों में गतिशीलता के कारण निरंतर तथा सदैव परिवर्तनशील रहता है। यद्यपि इसका अर्थ संतुलन है, परंतु इसमें अंतर्राष्ट्रीय असंतुलन भी निहित रहता है। फिर दूसरा आता है अस्थायी और अस्थिर। वास्तविक रूप में शक्ति संतुलन कुछ समय के लिए ही रहता है,
इसलिए वह अस्थायी और असंतुलित होता है। फिर शक्ति संतुलन की तीसरी विशेषता, सक्रिय प्रयोगों द्वारा प्राप्ति। शक्ति संतुलन कोई ईश्वरीय देन नहीं है, इसे मानवीय प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो चौथी विशेषता, यथापूर्वक स्थिति का समर्थक। शक्ति संतुलन प्राय यथापूर्व स्थिति के अनुकूल होता है, तथापि प्रभावशाली बनने के लिए शक्ति संतुलन की नीति को परिवर्तनशील होना चाहिए। फिर हम इसकी पांचवी विशेषता देखते हैं। शक्ति संतुलन की कसौटी युद्ध होता है। संतुलन की वास्तविक कसौटी युद्ध होता है, और जब युद्ध शुरू होता है तो संतुलन समाप्त हो जाता है, तथा जो स्थितियां शक्ति संतुलन पैदा होने से रोकना चाहती है वे पैदा हो जाती है। उसके बाद इसका छठा अगर अपन देखें शक्ति संतुलन की विशेषता में, शांति संतुलन के प्रति वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण। शक्ति संतुलन के वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के अनुसार शक्ति संतुलन ऐसी स्थिति है जिसमें विरोधी राष्ट्र या राष्ट्रों का समूह शक्ति में प्राय समान होते हैं, ऐसा विचार इतिहासकार रखते हैं। व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण के अनुसार शक्ति संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें राष्ट्र किसी भी एक या दूसरी तरफ अपने हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार के विचार राजनीतिज्ञों के होते हैं। फिर इसकी सातवीं परिभाषा अगर हम विशेषता देखें तो शक्ति का उपकरण नहीं, शक्ति संतुलन मूल रूप से शांति स्थापित करने वाला उपकरण नहीं है, यह युद्ध को संतुलन बनाने वाला साधन समझा जाता है। फिर आठवीं अगर विशेषता देखें, बड़ी शक्तियां शक्ति संतुलन के कार्यकर्ता होते हैं। शक्ति संतुलन में बड़ी शक्तियां कार्यकर्ता होते हैं और छोटे राज्य या तो दर्शक होते हैं या खेल के शिकार। फिर इसकी नवीं विशेषता देखें तो है राज्यों की बहुसंख्या एक आवश्यक शर्त। विद्यार्थियों, यह व्यवस्था तभी क्रियान्वित होती है जब बहुत सी बड़ी शक्तियां हो तथा जिनमें प्रत्येक शक्ति संबंधों में एक विशिष्ट संतुलन कायम करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो। और शक्ति संतुलन की 10वीं विशेषता लास्ट, राष्ट्रहित इसका आधार होता है। इस नीति का वास्तविक आधार विशिष्ट परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित होता है। तो ये होगी विद्यार्थियों शक्ति संतुलन की विशेषताएं। फिर इसके साथ में एक और टॉपिक अपने सामने आता है कि शक्ति संतुलन की स्थापना के उपाय, कि शक्ति संतुलन की स्थापना किस प्रकार से की जा सकती है, इसके मुख्य उपाय कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला जो उपाय आता है शक्ति संचय। विद्यार्थियों, शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए प्रत्येक राष्ट्र विरोधी पक्ष के अनुपात में अधिक शक्ति संचय करता है। शक्ति का अभिप्राय केवल सैनिक शक्ति से न होकर आर्थिक, प्राविधिक, औद्योगिक, राजनीतिक एवं नैतिक शक्ति से भी होता है। इन सभी शक्तियों में वृद्धि करना ही शक्ति संचय है, जहां दो राष्ट्रों में शक्ति संपन्नता के आधार पर बहुत अधिक अंतर होता है, तो दुर्बल राष्ट्र को शक्ति संतुलन स्थापित करना असंभव हो जाता है। यही कारण है कि जैसे उदाहरण पाकिस्तान पश्चिमी देशों से भारत के विरुद्ध शक्ति प्राप्त करने के प्रयास करता रहता है। फिर दूसरा आता है क्षतिपूर्ति। इस भूक्षेत्रीय क्षतिपूर्ति भी कहा जाता है। सामान्यतया इसका अर्थ उस देश की भूमि को बांटकर या सम्मेलन से लिया जाता है जिसकी शक्ति संतुलन के लिए खतरा होती है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में
भू क्षेत्रीय क्षतिपूर्ति या जैसे हम कह सकते हैं मुआवजा उस शक्ति संतुलन को बनाए रखने का सामान्य साधन था, जो कि किसी एक राष्ट्र द्वारा भू अधिकार करके अस्त व्यस्त कर दिया जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं तो इस क्षतिपूर्ति भू क्षेत्रीय के क्षतिपूर्ति के रूप में उस समय यूरोप तथा इसके बाहर के स्पेन द्वारा अधिकृत भूमि का बारबनी तथा हेब्स वर्गों के मध्य बंटवारा, फिर उसके बाद 1919 में यूटेरकट संधि जो हुई, ये क्षतिपूर्ति भू क्षेत्रीय क्षतिपूर्ति थी। फिर हुआ था पोलैंड का 1772, 1793 तथा 1795 में बंटवारा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा 20वीं शताब्दी के दो विश्व युद्धों के बाद भू क्षेत्रीय मुआवजा का प्रयोग उस राष्ट्र की शक्ति को क्षीण करने के लिए किया जाता था जिसके कार्य से संतुलन टूटा था। तो ये हो गया क्षतिपूर्ति या जैसे हम कह सकते हैं इसे भू क्षेत्रीय क्षतिपूर्ति। फिर तीसरा उपाय जो आता है वह है गठबंधन। गठबंधनों को शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रमुख साधन माना जाता है। मॉर्गन्तो के शब्दों में गठबंधन बहुसंख्यक अवस्था के अंदर क्रियान्वित होने वाले शक्ति संतुलन का एक आवश्यक कार्य है। इसके द्वारा राष्ट्रों का संगठन ऐसे सैनिक या सुरक्षा समझौते या संधियां करती है जिसका उद्देश्य विरोधी राष्ट्रों की शक्ति की तुलना में अपनी शक्ति को बढ़ाना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, 1945 के पश्चात अमेरिका द्वारा नाटो, सीटो तथा सोवियत संघ द्वारा वार्साओ पैक्ट इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए थे। फिर तीसरा उपाय इसका आता है विभाजन तथा शासन की नीति। यह साम्राज्यवादियों की परंपरागत नीति रही है जिसका प्रयोग वह अपने अधीन जनता पर शासन करने के लिए करते हैं। यह नीति परंपरागत रूप में अंग्रेज़ों के साथ जुड़ी रही है। अंग्रेज़ों ने भारत में इस नीति का सफलतापूर्वक अपनाया था। उन्होंने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालकर देश का बंटवारा कर दिया। इस नीति का प्रयोग शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए भी किया जाता है। फिर पांचवा उपाय इसका आता है हस्तक्षेप तथा अहस्तक्षेप। विद्यार्थियों, हस्तक्षेप किसी राज्य या राज्यों के आंतरिक मामलों में तानाशाही दखल अंदाजी होता है जिसके परिणाम स्वरूप कोई वांछित स्थिति बनाए रखी जा सके या उसमें परिवर्तन किया जा सके। अहस्तक्षेप हस्तक्षेप के विपरीत है। इसका अभिप्राय किसी विशिष्ट परिस्थिति में जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं करना जो दूसरे विरोधी के लिए लाभकारी हो सकती है। फिर शक्ति संतुलन बनाए रखने के उपायों में छठा आता है मैत्री संबंधों की स्थापना और मजबूत करना। मैत्री संबंधों की स्थापना और मजबूत करना, जब कभी कोई राष्ट्र ज़्यादा आकांक्षवादी हो जाता है और दूसरे राष्ट्र को खतरा बन जाता है तो अन्य राष्ट्र इसके विरुद्ध एकत्र हो जाते हैं। इस प्रकार स्थायी और अस्थायी मित्रता स्थापित करके उग्र आकांक्षावादी को रोका जाता है। यूरोप में ऐसे समय समय पर होता रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए 1892 में फ्रांस और रूस के बीच एक सैनिक संधि की गई जिसमें कहा गया कि यदि जर्मनी या इटली फ्रांस पर आक्रमण करते हैं तो रूस फ्रांस को हर संभव सहायता देगा तथा यदि रूस पर ऑस्ट्रिया या जर्मनी आक्रमण करते हैं तो फ्रांस रूस को हर संभव सहायता देगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नाटो संगठन इसी प्रकार की संधि का उदाहरण है। उसके बाद इसके उपाय का 7वां बिंदु आता है मुख्य शत्रु के साथ समझौता करना।
विद्यार्थियों, मुख्य शत्रु के साथ समझौता करने की नीति भी शक्ति संतुलन की स्थापना का एक उपाय है। इस नीति का प्रयोग मुख्य रूप से प्रथम युद्ध के पश्चात किया गया। राज्यों के बीच अस्त्र शस्त्र के संबंध में समझौते हुए इनका प्रयोग प्रचार के द्वारा राज्य कर सकता है और इसके द्वारा विश्व जनमत तैयार किया जा सकता है। वह दूसरे देशों को बता सकता है वह स्वयं विश्व में शांति स्थापना का पक्षपाती है, परंतु उसका शत्रु ऐसा नहीं करना चाहता और वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए विश्व को युद्ध में झोंकना चाहता है, जिसे हम कह सकते हैं मुख्य शत्रु के साथ समझौता करना। फिर आता है मध्यवर्ती राज्य या खंड, जिसे अपन कह सकते हैं बफर स्टेट। ये इसका 8वां बिंदु है, मध्यवर्ती राज्य या खंड। शक्ति संतुलन का एक अन्य साधन है दो विरोधी या प्रतिद्वंदी राज्यों के मध्य एक मध्यवर्ती राज्य की स्थापना करना। ऐसे मध्यवर्ती राज्य का काम है दोनों बड़े प्रतिद्वंदी राष्ट्रों को अलग रखकर उनमें युद्ध छिड़ने की संभावना कम करना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो शक्तिशाली गुटों में विभक्त हो गया और उसके बीच संतुलन स्थापित करने के लिए मध्यवर्ती राज्यों के अस्तित्व का महत्व बढ़ गया जो अवरोधक का कार्य करते हैं। इसके पश्चात विद्यार्थियों इसका 9वां बिंदु आता है शक्ति संतुलन को रोकने के उपाय में शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण। अधिकतर शक्तिशाली राष्ट्र इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनकी सैनिक तैयारी में कोई कमी ना रह पाए, अतः शस्त्रों की इस दौड़ शुरू हो जाती है और शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य तनाव का वातावरण बन जाता है जो अत्यंत भयानक सिद्ध हो सकता है। अतः यह सिद्धांत प्रचलन में आया कि एक स्थायी शक्ति संतुलन प्राप्त करने के लिए शस्त्रों की दौड़ पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके लिए विश्व के कुछ देश प्रयत्नशील है। तो विद्यार्थियों, यह तो हो गया शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए कुछ उपाय या शक्ति संतुलन बनाए किस उपायों से बनाए रख सकते हैं। फिर लास्ट में अपन एक टॉपिक पर थोड़ा और नज़र डालते हैं कि शक्ति संतुलन के प्रकार। वैसे तो सामान्यतः विद्यार्थियों शक्ति संतुलन के 2 प्रकार हैं, साधारण संतुलन और बहुल अथवा जटिल संतुलन। पहले हम देखते हैं साधारण संतुलन किसे कहते हैं। जब राष्ट्रों के समूह 2 परस्पर विरोधी खेमों में होते हैं तो उसे साधारण संतुलन कहा जाता है। इसमें दोनों पक्षों की शक्ति लगभग सामान्य होती है। इसे द्विध्रुवीकरण कहा जाता है। इसका उदाहरण द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका का पूंजीवादी गुट और सोवियत संघ का साम्यवादी गुट रहे, जिनके मध्य शीत युद्ध चला और जो सोवियत संघ के अवसान तक चलता रहा। तो यह हो गया साधारण संतुलन, मतलब पूरा विश्व आपस में 2 शक्तिशाली गुटों में विभाजित होना। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका पूंजीवादी गुट, सोवियत संघ साम्यवादी गुट, पूरा विश्व इन 2 शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया था। फिर शक्ति संतुलन का दूसरा प्रकार जो आता है बहुल अथवा जटिल संतुलन। जब अनेक राष्ट्र या राष्ट्रों के अनेक समूह एक दूसरे को संतुलित करते हैं तो इसे बहुल अथवा जटिल संतुलन कहते हैं। कभी कभी संतुलन के अंदर भी अनेक उप संतुलन समूह बन जाते हैं। जैसे वर्तमान में बहुध्रुवीकरण व्यवस्था पनप रही है। आज जैसे देख लो गुट निरपेक्षता, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, QAU, सार्क, ऐसे कई उदाहरण हैं जो गुटों के अंदर बहुल गुट बन जाते हैं या उप संतुलन समूह बन जाते हैं। उसे कहते हैं बहुल अथवा जटिल संतुलन। विद्यार्थियों, ये हो गए शक्ति संतुलन के प्रकार। आज हमने शक्ति संतुलन का अर्थ, उसकी कुछ विचारधाराएं
कुछ परिभाषाएं, बहुत से विचारकों ने इसको किन किन नाम से, किन किन परिभाषा से सुशोभित किया और किन परिभाषा से इसका अर्थ स्पष्ट किया। फिर शक्ति संतुलन की विशेषताएं और उसके बाद शक्ति संतुलन को स्थापित करने के कुछ उपाय और उसके बाद शक्ति संतुलन के प्रकार, साधारण संतुलन, बहुल अथवा जटिल संतुलन। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।